गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। मैम ने आपको इसकी थ्योरी पढ़ा दी होगी, आपको कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी लगवा दिए होंगे और अब हम देखेंगे लास्ट ईयर आए हुए कुछ क्वेश्चंस जो कि एसएससी जेई में आए हुए हैं, गेट में आए हुए हैं, एई में आए हुए हैं। कुछ तरीके इस तरीके के हम क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपका सारा रिवीजन हो जाएगा और आपसे हर टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो क्या है, एक कॉन्जुगेट बीम से है जो आपको मैम ने पढ़ा दिया होगा। क्या कहता है क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इन अ कॉन्जुगेट बीम मेथड अ सिंपल आउटर सपोर्ट इन द रियल बीम इज ट्रांसफॉर्म्ड एज। तो आपको मैम ने क्वेश्चन ये पढ़ाया होगा कॉन्जुगेट बीम में क्या होता था। अगर एक कोई कॉन्जुगेट बीम है तो उसमें अगर एक कोई सिंपल आउटर सपोर्ट है यानी सिंपल सपोर्ट है और वो रियल बीम में है तो उसको जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे किसी कॉन्जुगेट बीम में, तो अगर कॉन्जुगेट बीम में करते थे तो उसका ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या फॉर्म हो जाता था, एक फिक्स सपोर्ट बन जाता था, एक हिंज सपोर्ट बन जाता था, एक फ्री सपोर्ट बन जाता था या एक सिंपल सपोर्ट बन जाता था। आप लोग क्वेश्चन रिवाइज करिए और देखिए इसको, इसका आंसर होगा हमारा सिंपल सपोर्ट, क्योंकि हमारा सिंपल सपोर्ट जो है एक सिंपल सपोर्ट ही बना रहता है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अ सिंपल सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि एसएससी जेई में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो अपने बोथ एंड्स पर सिंपली सपोर्टेड है, यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई ऑफ लेंथ है जिसकी लेंथ एल है, कैरीज टू इक्वल अनलाइक कपल्स एम, यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, उसकी लेंथ एल है और उस पर दो कपल लग रहे हैं, दो मोमेंट लग रहे हैं एम जो कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं दोनों एंड्स पे। अगर ई आई की वैल्यू उस बीम के लिए कांस्टेंट है तो पूछा गया है कि सेंटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा। आप लोग बताइए, आप लोग को मैम ने पढ़ाया होगा एरिया मोमेंट मेथड। तो क्या होता था, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होती थी, एक एम मोमेंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो उसके इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा मोमेंट एम यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इसकी वजह से पूछा हुआ है सेंटर में कुछ डिफ्लेक्शन होगा और वो कितना होगा। अगर हम बनाते हैं इसका डिफ्लेक्शन कर्व तो कुछ इस तरीके से होगा और क्वेश्चन में पूछा गया है डिफ्लेक्शन डेल्टा। ये डिफ्लेक्शन डेल्टा बताना है आपको। तो आप लोगों ने एरिया मोमेंट मेथड पढ़ा होगा। अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तैयार करते हैं तो क्या बनेगा, एम मोमेंट लग रहा है, सैगिंग मोमेंट है, तो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सीधा एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव क्योंकि वो सैगिंग मोमेंट लग रहा है। कुछ इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा और इसको अगर हम एम अपॉन ई आई डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो सीधा सीधा इसको ई आई से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पूरी बीम के लिए फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ई आई की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए हमने डायरेक्टली एम से डिवाइड कर दिया। अब ये एम अपॉन ई आई डायग्राम हमारा रेडी हो गया। एम अपॉन ई आई डायग्राम में क्या होता था, अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है किसी पॉइंट पे तो सिंपली सपोर्टेड में शायद आपको मैम ने कुछ एक्सेप्शन भी बताया होगा कि सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है कि अगर हमें एक्चुअली एरिया मोमेंट मेथड में क्या होता था कि हमें सेंटर पे डिफ्लेक्शन अगर चाहिए है सिंपली सपोर्टेड बीम में, तो क्या होता था, हम एरिया मोमेंट मेथड में हमेशा ये ध्यान रखते थे, कोशिश करते थे ध्यान रखने की कि हमारा जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, वो उसके रिस्पेक्ट में आएगा जहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो हैं। तो वो पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे होगा, इसमें स्लोप यहाँ पे जीरो है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखते थे तो अगर हम बात करते हैं तो हमें कितना एरिया लेना पड़ेगा एम अपन ई डायग्राम का, जितना शेडेड एरिया है इतना एरिया लेना होगा और हम ये देखेंगे कि ये वाला सपोर्ट सेंटर वाले सपोर्ट के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर जा रहा है। तो हमें उसके लिए हमें ये देखना है कि ये वाला सेंटर के रिस्पेक्ट में साइड वाला सपोर्ट कितना ऊपर जा रहा है, यानी कि हमें डिफ्लेक्शन इनडायरेक्टली चाहिए हुआ सपोर्ट पे, और अगर हमें सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन चाहिए होगा तो हम मोमेंट किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, मोमेंट हम लेंगे एंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर इसका सी जी ये हो गया तो हमें ये जो लेंथ है ये लेंथ लेनी होगी। वो अलग बात है कि रेक्टेंगल के केस में चाहे हम सेंटर से ले लें चाहे हम एंड से ले लें, वो डिस्टेंस l/4 ही है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, कंसेप्ट क्या है वो हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे m अपॉन ई आई का
एम अपॉन ई आई डायग्राम का एरिया है उसका हमें मोमेंट लेना है, तो वो हमें क्या दे देगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा एट पॉइंट, अगर हम इसे ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, इसे सी बोल देते हैं, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी यानी कि सेंटर। तो सेंटर पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, सी जी जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस होगी, कहाँ से, ए पॉइंट से। तो अभी हम एरिया कितना लिख सकते हैं, इसका एरिया हो जाएगा हमारा m अपॉन ई आई जो कि हाइट हो गई, इनटू मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसमें l/2 डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस l/2 है हमारी, ये एरिया हो गया, इनटू एक्स बार कितना हो जाएगा, l/2 का हाफ यानी l/4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर अपॉन 8EI। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ml स्क्वायर अपॉन 8EI। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा एसएससी जेईई 2010 का क्वेश्चन है। कहता है कि EI d³ अपॉन dx³ फॉर अ बीम रिप्रेजेंट्स। ये टर्म जो है ये लिखा हुआ है, ये हमारी किसी एक बीम में क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, डिफ्लेक्शन दे रखा है, मोमेंट, स्लोप या शेयर। तो क्या होता था, हम लोग को मैम ने पढ़ाया होगा कि EI d² बाय dx² जो क्या होता है हमारा मोमेंट रिप्रेजेंट करता है। इसका डेरिवेशन मैम ने आपको क्लास में बताया होगा। तो इन्होंने पूछा है EI d³ बाय dx³ क्या रिप्रेजेंट करता है। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं अगर दोनों साइड dy dx से, तो क्या हो जाएगा EI d³ बाय dx³ इधर हो जाएगा dm अपॉन dx। dm अपॉन dx क्या होता है, आपने अपनी मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की क्लास में पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन भी देखा होगा कि मोमेंट को अगर हम किसी लेंथ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, शेयर फोर्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शेयर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम में बी रिड्यूस्ड बाय। हमें कोई बीम दे रखी है, उसका डिफ्लेक्शन कब कम किया जा सकता है। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द सेक्शन, इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट, इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ द सेक्शन, एनी ऑफ द अबव। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए, अगर हम बात करते हैं एरिया मोमेंट मेथड से, अगर हम जाना चाहें तो एरिया मोमेंट मेथड में डिफ्लेक्शन क्या होता था, डिफ्लेक्शन होता था हमारा मोमेंट ऑफ m/EI डायग्राम, यानी कि जितना ज्यादा m अपॉन EI डायग्राम का मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा डिफ्लेक्शन जो है इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन EI, या डेल्टा डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I। I क्या होता है हमारा, I होता है BD³/12, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 12 अपॉन BD³ लिख सकते हैं इसको। डेल्टा जो है कब कम किया जा सकता है, अगर हम उसकी विड्थ बढ़ा दें, जहां B विड्थ है D डेप्थ है, यानी कि अगर हम विड्थ को बढ़ा दें तो भी डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, डेप्थ को बढ़ा दें तो भी डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। यानी कि इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द सेक्शन, ए पॉइंट क्या हो गया हमारा, ठीक हो गया। इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट, इसकी बात हम अभी करते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ द सेक्शन, बी को बढ़ाएंगे तो भी डेल्टा कम हो जाएगा, यानी ये वाला भी पॉइंट ठीक हो गया। इन डिग्री ऑफ एंड रिस्ट्रेंट की बात करते हैं, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, या कोई फिक्स बीम है तो उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम में ज्यादा होगा, यानी कि अगर हम एंड रिस्ट्रेंट बढ़ा रहे हैं, फिक्स सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड को फिक्स सपोर्ट बना रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि बी पॉइंट भी हमारा ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ द अबव। तो ये हमारा आंसर हम टिक करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि एसएससी जेईई में आया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड है W एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L। कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ L है,
उस पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड W कहाँ पे एक्ट कर रहा है, सेंटर पे। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, इफ द लोड इज चेंज्ड टू यूडीएल, उसी लोड को अगर हम एक यूडीएल की फॉर्म में चेंज कर देते हैं और ओवर द इंटायर स्पैन, उसको हम इंटायर स्पैन पे अप्लाई कर देते हैं, तो रेशियो पूछा है किस चीज का, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर पॉइंट लोड अपॉन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें अगर सेंटर पे दो लोड W एक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या होता था, अगर इसे डिफ्लेक्शन 1 बोल देता हूं मैं, तो इसको क्या लिखते थे हम, WLQ अपॉन 48 EI, ठीक है। वही कह रहे हैं अगर इसी लोड को हम यूडीएल में चेंज कर देते हैं, चलिए यूडीएल में चेंज कर देते हैं, तो अगर कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं, उसी सिंपली सपोर्टेड बीम में हम क्या करते हैं, यूडीएल अप्लाई कर देते हैं। ये यूडीएल की वैल्यू कितनी होगी, इसी लोड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी कि अगर इसे मैं थोड़ी देर के लिए W0 बोल देता हूं, तो अब अगर हम इसको डिफ्लेक्शन लिखें तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन टू इसकी वजह से, यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन क्या होता था, 5/384 W0 L to the power 4 अपॉन EI, कुछ इस तरीके से होता था। तो अगर इसी पॉइंट लोड को हमने यूडीएल में कन्वर्ट किया है, तो यूडीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, W0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी टोटल लोड जो कि W है अपॉन L। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें इसका रेशियो निकाल लेना है, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। पहले इसको हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 5/384 हो जाएगा ये, इंटू W0 इंटू L की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, कैपिटल W, तो W इंटू L क्यूब अपॉन EI, ये हो जाएगा। अब हमें रेशियो निकालना है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 का। डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 करेंगे तो 1/48 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 5/384। ये वाले टर्म जो है WL3/EI कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 384 अपॉन 5 इंटू 48। 48 को कैंसिल करेंगे 384 से तो कितना आ जाएगा, 8/5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8/5। यानी डिफ्लेक्शन किस में ज्यादा आया, डिफ्लेक्शन हमारे पॉइंट लोड में ज्यादा आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SSC JEE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम having a concentrated load W at the mid span is given by। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है, सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा एक लोड दिया हुआ है पॉइंट लोड W, जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, बीम के सेंटर में एक्ट कर रहा है। उसकी वजह से डिफ्लेक्शन कहाँ पे पूछा हुआ है, डिफ्लेक्शन हमारे फ्री एंड पे पूछा हुआ है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। क्या होता था, तो चलिए एक ग्राफ बना लेते हैं, कैंटिलीवर बीम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके की कैंटिलीवर बीम हो गई, जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं L है, ठीक है। तो अगर लेंथ L है, तो इसकी वजह से अगर एक लोड सेंटर पे लगा है W, इसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो इसका हम डिफ्लेक्शन कर्व बना लेते हैं। देखिए लोड यहाँ W लग रहा है, यानी यहाँ तक तो कोई कर्व आएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन एंड तक जाएगी। क्यों, क्योंकि इस पूरे पार्ट में कोई मोमेंट एक्ट कर नहीं रहा है, ठीक है। तो अब बताइए मुझे इसकी वजह से क्या डिफ्लेक्शन आएगा। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए डेल्टा 1 नाम दे देते हैं, इसको हम डेल्टा 2 नाम दे देते हैं। तो हमसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेटेड मिड स्पैन इज गिवन, डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, यानी डिफ्लेक्शन हमारा फ्री एंड पे पूछा हुआ है, यानी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू पूछी हुई है। तो चलिए जितने हमें कंसेप्ट याद हैं, जितने हमें फॉर्मूले याद हैं, उनसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा 1 क्या होता था हमारा, अगर एंड पे लग रहा होता था तो हम केवल इतने पे अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता था बीम में, PL³ अपॉन 3EI। बट यहाँ पे डिफ्लेक्शन में हम P की जगह W यूज कर रहे हैं, L की जगह क्या यूज करेंगे, अगर सेंटर ऑफ द बीम है यानी ये डिस्टेंस L/2 हो जाएगी,
अगर ये डिस्टेंस l/2 दी हुई है तो इसकी वजह से हमें जो है लेंथ लिखनी होगी वो हमें l/2 लिखनी होगी, ना कि l। तो PL³ अपॉन 3EI, ये वैल्यू डेल्टा 1 हो गई। अब हमें डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू थोड़ी देर के मान लेते हैं थीटा है, तो थीटा हमें आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया होगा, थीटा का वैल्यू क्या, थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, थीटा का फॉर्मूला होता था PL² अपॉन 2EI। तो P यहाँ पे क्या है, W है, L² यानी l/2 का स्क्वायर अपॉन 2EI। ठीक है, तो हमें अगर डेल्टा 2 की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा 2 निकालने के लिए हम सीधा l/2 इंटू थीटा कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगी हमारी, l/2 लेंथ इंटू थीटा एंगल। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, l/2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें, W l/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI, यानी ये वैल्यू हो गई हमारी W l/2 का होल क्यूब अपॉन 2EI। ठीक है, l/2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यूब बन गया। अब हमें फॉर्मूला हम क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू, यानी कि डेल्टा 1 है हमारा l/2 W l/2 l क्यूब अपॉन 3EI प्लस W l/2 का होल क्यूब अपॉन 2EI, यानी कि W इंटू l/2 का होल क्यूब अगर हम कॉमन ले लेते हैं और EI डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/3, यानी ये 5/6 हो जाएगा हमारा। तो 5/6 इंटू W/EI इंटू l³ बाय 2 × 4 = 8। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 5/6 8 = 48 W l³/EI। ये फाइनल डिफ्लेक्शन हमारा आ गया जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप लोग याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि सेंटर पे अगर लोड एक्ट कर रहा है W, तो उसकी वजह से फ्री एंड पे क्या डिफ्लेक्शन होगा, तो हम डायरेक्टली याद कर लेंगे, इसको मेमोराइज कर लेंगे कि 5/48 W l³/3 आ गया है, जिससे कि हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक कैंटिलीवर बीम गिवन है, उसमें क्या बताया गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मोमेंट टू बी अप्लाइड एट फ्री एंड फॉर 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन। यानी हमें एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है, उसके फ्री एंड से हमें कितना लोड लगाया गया है, 9 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और पूछा गया है कि फ्री एंड पर हम कितने मैग्नीट्यूड का मोमेंट लगा दें जिसकी वजह से क्या हो जाए, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट फ्री पॉइंट, फ्री एंड क्या हो, 0 हो जाए। चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉइंट लोड अगर लग रहा होता है तो अगर हम उसकी वजह से डिफ्लेक्शन निकालना चाहें तो कितना होता था हमारा, वो होता था हमारा PL³/3EI। अब इसमें हमें एक मोमेंट लगाना है जिसकी वजह से क्या हो, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाए रिजल्टेंट। यानी एक मोमेंट मैंने लगा दिया और मान लेते हैं वो वैल्यू m है, तो m की वजह से क्या होगा, m की वजह से डिफ्लेक्शन कितना आ जाएगा, डेल्टा 2 बोल देते हैं, तो वो क्या होता था ml²/2EI। ठीक है, तो अगर m की वजह से डिफ्लेक्शन कितना है, ml²/2EI, और डेल्टा की वजह से डिफ्लेक्शन कितना है, PL³/3EI। तो अगर हमें रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन 0 करना है तो हम क्या कर देंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 = 0। तो अगर हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को समेशन 0 करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, P की वैल्यू में 9 किलो न्यूटन गिवन है, इंटू l³ कर देते हैं अपॉन 3EI, इस इक्वल टू कर देते हैं m कितना है, m की वैल्यू हमें निकालनी है, इंटू l² अपॉन 2EI। l की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, देख लेते हैं कितनी है, टू मीटर क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ ऑफ बीम 2 मीटर हमें गिवन है। तो सिंपल हमें क्या करना है, सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है, इज इक्वल टू 0। तो अब देख लेते हैं, 9 इंटू l³ अपॉन 3EI
इज इक्वल टू करके माइनस साइन लगा के मैं लिख देता हूँ ml² बाय 2EI। तो यहाँ पे क्या होगा, EI कैंसिल हो जाएंगे, L² से L² कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू L/3 इज इक्वल टू माइनस की m/2। L की वैल्यू डाल देते हैं, कितना है 2 है, तो 9 इंटू 2/3 इज इक्वल टू माइनस के m/2। m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 4 3 12 माइनस की 12 किलो न्यूटन मीटर। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर जो लोड लगाया था, जो मोमेंट लगाया था वो एंटी क्लॉकवाइज लगाया था, लेकिन हम अगर क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी 0 होगी। बात भी ठीक है, 9 की वजह से हॉगिंग मोमेंट आ रहा है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएंगे तो सैगिंग मोमेंट आ जाएगा, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, डिफ्लेक्शन फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर ड्यू टू एन आइसोलेटेड लोड एट 1/3 एंड 2/3 ऑफ द स्पैन इज। हमारा रेशियो पूछा है, कैंटिलीवर बीम अगर हमें दे रखी है और उस कैंटिलीवर बीम में अगर हमने पहले एक पॉइंट लोड कहाँ पे लगाया, 1/3 डिस्टेंस पे लगाते हैं, दूसरी बार हम कहाँ पे लगाते हैं, 2/3 डिस्टेंस पे लगाते हैं, तो उन दोनों का रेशियो पूछा हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया भी हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। पहले कंडीशन में क्या है, हमने बीम अगर 2L डिस्टेंस किया है तो हमने पहले L/3 डिस्टेंस पे एक पी लोड लगाया। सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, हमने उसी बीम में पी जो लोड है वो हमने 2L/3 डिस्टेंस पे लगाया। तो अब क्या पूछा है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा वहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, उसका रेशियो पूछा हुआ है। तो इसको ऐसे समझिए आप कि यहाँ तक तो कुछ कर्व आएगा, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे पी पॉइंट तक कर्व आएगा, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यानी कि अगर हम वैल्यू देते हैं तो इसे अगर हम Δ1, इसे Δ2 कहते हैं, सिंपल यहाँ इस तरीके से Δ3 बोलते हैं, इसे Δ4 बोलते हैं। तो रेशियो पूछा है हमारा Δ1 बाय Δ2, जहाँ अगर हम इसे इस टोटल को बोल देते हैं Δ1 और इसे Δ2, तो ये क्या हो जाएगा, Δ1 प्लस Δ2 अपॉन Δ3 प्लस Δ4। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके का हमने किया भी हुआ है। तो Δ1 की वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे, Δ1 हमारा क्या हो जाएगा, Δ1 हो जाएगा P इंटू L/3 का होल क्यूब अपॉन 3EI प्लस थीटा लिखेंगे, थीटा कितना हो जाएगा हमारा, PL² अपॉन 2EI इंटू डिस्टेंस जो कि कितनी है 12/3, यानी थीटा अगर ये θ1 बोलते हैं हम इसे, और यहाँ पे θ2 बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये थीटा हो गया इंटू 12/3। सेम क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके हैं। अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन Δ3 की वैल्यू कितनी जाएगी, P इंटू 12/3 का होल क्यूब अपॉन 3EI प्लस Δ4 कितना हो जाएगा, Δ4 हो जाएगा हमारा थीटा, पहले लिख देते हैं P 2L/3 का होल स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू लिख लेते हैं L/3। तो ये हमारा रेशियो पूछा हुआ है, एक बार सॉल्व करिए कितना आता है, ये आना चाहिए हमारा 2/7। तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी एक SSC JEE का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लगा भी चुके थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम गेट के क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। पहला हमने क्वेश्चन लिया है गेट का जो 1992 में आया हुआ था, और ये कॉन्जुगेट बीम का एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है देख लेते हैं। इन अ रियल बीम एट द एंड द बाउंड्री कंडीशन ऑफ 0 स्लोप एंड 0 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर एक कोई रियल बीम में अगर 0 स्लोप है और 0 वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बीम में बाउंड्री कंडीशंस क्या होती थी। आप लोग याद करिए, ये आपको मैंने पढ़ाया होगा। अगर आपका रियल बीम में
जो है स्लोप जीरो है और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो ये तभी पॉसिबल था जब कॉन्जुगेट बीम में शेयर फोर्स जीरो हो और बेंडिंग मोमेंट जीरो हो, क्योंकि रियल बीम में हम जो स्लोप और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे वो क्या होता था, वो कॉन्जुगेट बीम के शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ही होते थे, यानी कि इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इज सब्जेक्टेड टू अ यूडीएल ऑफ W पर मीटर ऑन हाफ ऑफ द स्पैन फ्रॉम वन एंड, यानी एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, उस पर यूडीएल हमने लगा रखा है जिसकी इंटेंसिटी W पर मीटर होगी और वो आधी बीम पर हमने अप्लाई कर रखा है। द लेंथ ऑफ द स्पैन एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हमें दी हुई है, लेंथ L है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी है हमारी EI है, और डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन पूछा हुआ है, डिफ्लेक्शन एट द मिड स्पैन कितना होगा। तो अगर हम इसका एक डायग्राम बनाएं तो क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि अगर इस तरीके से यूडीएल इस पर है सॉरी, तो इस तरीके से कुछ इसका डिफ्लेक्शन डायग्राम होगा। तो जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन है डेल्टा, डेल्टा वन अगर दे देते हैं नाम इसका, तो ये पूछा है डेल्टा वन की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि हमने स्टैंडर्ड केस पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड केस हमने जो पढ़ा था वो क्या था, वो कुछ इस तरीके से होता था कि अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम होती थी, उसके इंटायर स्पैन पे अगर W इंटेंसिटी का कोई लोड अगर उस पर अप्लाई करते थे तो उसकी वजह से कुछ सेंटर पे डिफ्लेक्शन आता था। अगर मैं वो वैल्यू डेल्टा, कैपिटल डेल्टा देता हूँ तो डेल्टा वैल्यू कितनी होती थी, 5/384 WL⁴ अपॉन EI। बट यहाँ पे क्या है, हाफ लेंथ पे अगर अप्लाई किया हुआ है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं, एक और सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ में W पर मीटर अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंड हाफ में W पर मीटर अप्लाई कर देते हैं। तो अब मुझे ये बताइए, अगर हमने फर्स्ट हाफ में W पर मीटर अप्लाई किया है, सेकेंड हाफ में W पर मीटर अप्लाई किया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये वैल्यू होगी, अगर इसको मैं डेल्टा वन बोलूँ और इसके डिफ्लेक्शन को डेल्टा टू बोलूँ, तो डेल्टा वन और डेल्टा टू क्या इक्वल होंगे, क्योंकि कंडीशन सारी सेम है, बस हमने इसमें लेफ्ट साइड में अप्लाई किया हुआ है, उधर राइट साइड में अप्लाई किया हुआ है। लेकिन अगर कंडीशंस की बात करें तो एंड कंडीशंस दोनों में सेम है, इसलिए डेल्टा वन की वैल्यू डेल्टा टू के बराबर हो जाएगी। और मैं इस तरीके से कर लिखता हूँ कि इसको हमने इन दो पार्ट में अगर ब्रेक किया हुआ है, तो ये टोटल डेल्टा जो है वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू अगर डेल्टा है और डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू क्या है, इक्वल है, यानी कि टू डेल्टा वन इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा और डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा बाय टू। यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटायर स्पैन पे अगर हमने यूडीएल अप्लाई किया था, तो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उसका हाफ डिफ्लेक्शन हमें इन दोनों कंडीशंस में मिल जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ 5/384 WL⁴/EI, यानी कि 5/768 WL⁴/EI, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गेट 2008 में आया हुआ है और इसमें क्या है देखते हैं। स्टेप कैंटिलीवर इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट M एज शोन इन फिगर। स्टेप कैंटिलीवर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है इसकी EI वो वेरी कर रही है हाफ लेंथ में, बीम के 2EI है और सेकेंड हाफ लेंथ में कितनी है, EI है। तो इस तरीके से स्टेप कैंटिलीवर बीम हो गई जो सब्जेक्टेड टू मोमेंट्स M, जिसमें मोमेंट्स M लग रहे हैं कुछ इस तरीके से कि हाफ डिस्टेंस पे M मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज एंड फ्री एंड पे लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेम अमाउंट में M। ठीक है, द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, तो फ्री एंड हमारा ये हो जाएगा, इस पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछी हुई है। तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम क्या करते थे, पहले हम मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते थे, फिर हम क्या करते थे,
एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाते थे। एम अपॉन ई आई डायग्राम का जो होता था, हमें डिफ्लेक्शन चाहिए होता था, तो हम एम अपॉन ई आई डायग्राम का फ्री एंड से मोमेंट ले लेते थे एरिया का, तो वो हमारा क्या हो जाता था, डिफ्लेक्शन। सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं, पहले हम मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पे एक सेक्शन एक्स एक्स ले लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट कितना है। तो ये हमारा मोमेंट यहाँ यानी हाफ डिस्टेंस पे मोमेंट कांस्टेंट रहेगा कितना, एम, जो कि एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहा है, यानी सैगिंग मोमेंट है, यानी पॉजिटिव। तो इस तरीके से एम मोमेंट लग गया हमारा हाफ डिस्टेंस में। उसके बाद हम सेक्शन जो है एक्स एक्स फर्स्ट हाफ में ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं मोमेंट कितना लग रहा है, एम तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये एम क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि दोनों कैंसिल हो गए। तो यानी ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरी बीम के लिए, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अगर ये हमारा BMD हो गया तो हमें एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाना होगा, वो क्या हो जाएगा, सेम डायग्राम बन जाएगा, एम अपॉन ई आई लिख देंगे। यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू है ही नहीं, अगर होती तो हम ई आई से ना डिवाइड करके किससे डिवाइड करते हैं, 2EI से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, एम अपॉन ई आई डायग्राम भी रेडी हो गया। अब हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड चाहिए। अगर हमें फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस एरिया का फ्री एंड से क्या ले लेंगे, मोमेंट। तो मोमेंट के लिए इसका CG कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इंटू एक्स बार। एरिया कितना है इसका, एम अपॉन ई आई इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2, L/2 लिख दी। एक्स बार कितना हो जाएगा, x/2 इज हाफ द वैल्यू ऑफ L/2, यानी कि L/4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, mL²/4 टू द 8 EI। ये हमारा डिफ्लेक्शन डेल्टा हो जाएगा फ्री एंड पे इस स्टेप बीम का। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बीम है एज शोन इन फिगर बिलो, AC इज रिजिड। इस बीम में क्या है, AC पार्ट जो है रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या हुआ कि उसकी फ्लेक्चरल रिजिडिटी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का क्या मतलब समझेंगे हम, कि ये जो बीम है ना ही इसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा इतने पार्ट में और ना ही इसमें कोई स्लोप आएगा। ये एज अ, हम चाहे तो हम C को एज अ फिक्स सपोर्ट डील कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, CD जो एक पार्ट है इस बीम का, उसकी फ्लेक्चरल रिजिडिटी कितनी दी हुई है हमें, EI दी हुई है। अब क्या पूछा है इन्होंने, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्लेक्शन एट D, यानी डिफ्लेक्शन कितना होगा B पे, एंड बेंडिंग मोमेंट एट A, और A पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। तो हम जानते हैं कितना होता है। अगर हम बेंडिंग इसकी बात करते हैं डिफ्लेक्शन B पे, तो हम जानते हैं C और A में तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं, जो डिफ्लेक्शन आएगा वो CB पार्ट में ही आएगा। अगर CB पार्ट में आएगा, इसे हम एज अ फिक्स सपोर्ट डील करते हुए यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा। तो हमारा डिफ्लेक्शन हमें याद है कि वो कितना हो जाता है, P/L3/3EI, ठीक है। ये भी डिस्टेंस हमें L गिवन है, ये भी डिस्टेंस हमें L गिवन है। उसके बाद हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट क्या इससे मैटर करेगा कि ये रिजिड है या नहीं है, वो उससे मैटर नहीं करता। वो सीधे डिपेंड करता है, बेंडिंग मोमेंट किस पे मैटर करता है, लोड इनटू लीवर आर्म। तो अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, कौन से सपोर्ट पे पूछा हुआ है, बेंडिंग मोमेंट एट A, तो बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, लोड इनटू लीवर आर्म। लोड हमारा कितना है P, लीवर आर्म कितनी है 2L, तो क्या हो जाएगा ये 2PL। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, A। PL3/3EI हमारा डिफ्लेक्शन हो गया और हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया 2PL। तो आंसर हमारा हो जाएगा A। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है। एक हमें कैंटिलीवर बीम गिवन है, एक कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल अप्लाई किया हुआ है। यूडीएल बोल रखा है ना, W kN/m, और एक यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन सा बना रखा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन जो है B पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, 6 mm का गैप है दोनों के बीच में। तो अभी क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन में कि when W is 10 kN/m then the value of RA is 50 kN/m। यानी अगर W की वैल्यू, यूडीएल हमारा 10 kN/m की वैल्यू है, तो हमारी वर्टिकल रिएक्शन में कितनी मिल रही है, 50 kN। ओके।
उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं अगर W की वैल्यू 100 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगी, यानी कि इन्होंने 10 टाइम्स यूडीएल की वैल्यू बढ़ा दी, तो उसकी वजह से आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना होता तो क्या होता, तो सिंपली अगर 10 किलो न्यूटन की वजह से 50 आ रहा था, तो 100 की वजह से यानी 10 टाइम्स यूडीएल बढ़ रहा था, तो रिएक्शन भी हमारा 10 टाइम्स बढ़ जाता और आर ए की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 500 किलो न्यूटन। ठीक है, लेकिन अभी कंडीशंस कुछ चेंज हो जा रही हैं। क्या हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ये हम चेक करके देखेंगे कि अगर डिफ्लेक्शन 6 mm से कम आएगा जब W की वैल्यू 100 है, तो क्या होगा, तो आर ए की वैल्यू 100 हो जाएगी। इन केस अगर W 100 किलो न्यूटन पर मीटर अप्लाई किया हमने बीम पे, और यहाँ पे बी पे डिफ्लेक्शन अगर 6 mm से ज्यादा आया, तो अगर 6 mm से ज्यादा आएगा डिफ्लेक्शन, यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशन में यहाँ पे कुछ रिएक्शन जनरेट हो जाएगी, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड है हमारा 6 mm, तो यानी कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन जनरेट होगी। अगर बी पे कोई रिएक्शन जनरेट होगी तो ऑब्वियसली ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ कम हो जाएगा। तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि 100 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल की वजह से डिफ्लेक्शन यहाँ पे कितना आ रहा है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, सिंपल W जो 10 किलो न्यूटन है उसकी वजह से निकाल के देख लेते हैं। तो डेल्टा एट बी when W is 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो डेल्टा क्या हो जाता था हमारा यूडीएल की कंडीशन में कैंटिलीवर बीम में, W L टू द पावर 4 अपॉन 8 EI, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, W की वैल्यू कितनी है 10 किलो न्यूटन है, L की वैल्यू कितनी है 5 टू द पावर 4 अपॉन 8 इंटू EI की वैल्यू कितनी आ रही है, EI की वैल्यू है 781250, 781250, ये किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में है, कुछ इस तरीके से वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। वैल्यू आ रही है 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये 1 मिलीमीटर के बराबर आ गई। तो अब ये देखिए आप, अगर W की वैल्यू जो है वो यूडीएल 10 किलो न्यूटन पे कितनी आ रही है 1 मिलीमीटर, तो डेल्टा की वैल्यू डेल्टा विल बी डेल्टा एट व्हेन W इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर। ये सिंपल इसी तरीके से डालना है, बस यहाँ 10 की जगह क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 10 की जगह 100 हो गया तो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा भी हमारा 10 mm हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वन W इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर, तो यानी कि अगर हम लोड अप्लाई करते हैं 100 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें कितना मिलना चाहिए, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना होता तो हमें मिलता 10 मिलीमीटर, यानी कि जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि 6 mm तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। 6 mm के बाद जो 4 mm का एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन मिला है वो क्या होगा, वो उसको हमें रिस्ट्रिक्ट कौन कर रहा होगा, उसको एक रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा जो यहाँ पे एक आर बी जनरेट हो रही होगी, यहाँ पे एक रिएक्शन जनरेट हो रही होगी जो एक्स्ट्रा 4 mm को रिस्ट्रिक्ट कर रहा होगा। यानी कि हम निकाल लेते हैं, अगर एक आर बी यहाँ पे हम पॉइंट रूट लगाते हैं तो उसकी वजह से कैंटिलीवर में डिफ्लेक्शन कितना आता है, वो होता है P L क्यूब अपॉन 3EI। तो ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा आरबी की वजह से। तो ये डिफ्लेक्शन जो रिस्ट्रिक्शन लग रहा है हमारा वो एक्स्ट्रा कितना 4 mm का लग रहा है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 4 mm के, क्योंकि 6 mm तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, 6 mm तक तो बीम डिफ्लेक्ट होके आ ही गई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा 4 mm हमें मिल रहा है जिसको रिस्ट्रिक्शन किसने दिया होगा, आरबी ने। तो आरबी अगर 4 mm का डिफ्लेक्शन दे रहा है तो आरबी की वैल्यू कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। आरबी की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3 इंटू EI की वैल्यू है 781250 अपॉन L का क्यूब। ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर लीजिए एक बार।
ये आ रही है हमारी 75 किलो न्यूटन। तो अगर आरबी की वैल्यू 75 किलो न्यूटन आ रही है तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपल, हम क्या करेंगे, वर्टिकल फोर्सेस का समीशन 0 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है 100, यूडीएल है जो कितने पे लग रहा है 5 पे। आर ए की वैल्यू हमें निकालनी है, आर बी की वैल्यू है 75 किलो न्यूटन और ये हो गया हमारा 500 किलो न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 425 किलो न्यूटन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए या मेल करिए, मेल आईडी आपको दे रखी है, उस पर आप लिखिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो उस पर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है ये, द प्रॉप्ड इन अ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ यूडीएल ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर, द रिएक्शन एट द सपोर्ट बी इज। एक कैंटिलीवर बीम हमें गिवन है, इस बीम में क्या बोल रखा है इन्होंने, एक यूडीएल दे रखा है हमें, W किलो न्यूटन का लोड लगा रखा है और यहाँ पे सपोर्ट है बी पे। इन्होंने क्या कहा है कि रिएक्शन की वैल्यू बताइए सपोर्ट बी पर, यानी आरबी की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो आरबी की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। अगर हम मान ले कि आरबी जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे जो रिएक्शन काम कर रही है वो ना होती तो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना होता, आप लोग जानते हैं, एक सिमिलर एक नॉर्मल कैंटिलीवर बीम बन जाती। तो इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, एक यूडीएल लगा दिया प्लस यहाँ से एक आरबी लोड लगा दिया। इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमसे पूछा गया है कि बी पॉइंट पे रिएक्शन की वैल्यू बताइए। हम क्या कर सकते हैं, हमने कैंटिलीवर बीम बनाई, हमने बोल दिया कि यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, वो डिफ्लेक्शन अगर Δ1 है, अगर प्रॉप्ट कैंटिलीवर ना होता। हमने सेकेंड केस लिया है जिसमें यूडीएल नहीं है, केवल एक रिएक्शन आरबी लग रही है, इसकी वजह से डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनता, कुछ इस तरीके से बनता। ये वैल्यू क्या होती अगर Δ2 होती, ठीक है, यहाँ पे कोई यूडीएल नहीं है। तो यानी हम ये कह सकते हैं अगर ये पॉइंट डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितना डिफ्लेक्शन यूडीएल की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है उतना ही डिफ्लेक्शन आरबी रिएक्शन की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में बीम में आ जाएगा, तभी वो पॉइंट बी अपनी जगह पे बना रहेगा और डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यानी कि इसकी वजह से अगर हम निकालते हैं Δ1 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, WL⁴ Δ2 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, PL3/3EI। तो अगर बी पॉइंट डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है यानी कि Δ1 शुड बी इज इक्वल टू Δ2, यानी कि WL⁴/8EI की वैल्यू जो है किसके बराबर हमें कर देनी चाहिए, RB × L3/3EI। और इसको इक्वेट करके आरबी की वैल्यू निकाल लीजिए। आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/8 WL। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन एक है, 1996 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ L है और उस पे जो यूडीएल है वो W किलो न्यूटन पर मीटर का पड़ा हुआ है और पूरे स्पैन पर है। बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा ये पूछ रहे हैं। अभी जस्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इससे पहले, उसमें हमने एक रिएक्शन आरबी की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे आरबी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 3/8 WL। ये आप यहाँ तक का स्टेप आपको पता ही है कि आरबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं रह गया, बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड कितना हो जाएगा, सिंपली आरबी की वजह से सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 3/8 WL इंटू लीवर आर्म कितनी हो जाएगी हमारी L, माइनस यूडीएल की वजह से यूडीएल टोटल कितना हो जाएगा W इंटू L, ऐड कर रहा होगा सेंटर पे, सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 3/8 WL² माइनस WL²
2। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो ये माइनस का WL²/8 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, जो हॉगिंग मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा। हॉगिंग है इसीलिए नेगेटिव आ गया। देख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक m थीटा रिलेशनशिप फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम शोन बिलो इज गिवन बाय। 4 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में और बोला है कि m और थीटा में क्या रिलेशन होगा। थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। अभी दोनों सिमेट्रिकल मोमेंट लग रहे हैं तो थीटा भी दोनों का सेम होगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया मोमेंट मेथड में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, इसका सैगिंग मोमेंट है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम m ओवरऑल आ जाएगा। उसके बाद m/ei डायग्राम के लिए क्या करेंगे, सीधा इसको सिंपली ei से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया m/ei के लिए। अब क्या करते हैं, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये शेडेड एरिया है, क्योंकि सेंटर में हमारा 0 स्लोप होगा, तो सेंटर और इसके बीच में अगर हमें स्लोप निकालना है तो क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा। एरिया ही शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप, जो थीटा वैल्यू होगी। ये कैसे कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस है l/2, तो एरिया कितना हो जाएगा m/ei इंटू l/2 कितना हो जाएगा ml/2ei। थीटा की वैल्यू हो जाएगी, क्वेश्चन में 2 थीटा की वैल्यू पूछी है तो कितनी हो जाएगी ml/ei। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 का क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। तो अभी हमने लगभग 90% क्वेश्चंस देख लिए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए हुए थे, मैंने हर टाइप का जो कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपको लगवा दिए हैं। अब आप लोग अगर ट्राई करेंगे एसएससी जेई के, यूपीपीएससी एई के, एमपीपीएससी एई के या गेट के या ईएस के, तो आपको इनके अलावा कोई और कंसेप्ट के क्वेश्चन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स में नहीं मिलेंगे। इनको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगा के देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं हम, और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे हम लोग आप लोग की हेल्प करने में लगे हुए हैं, आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, जो कि और कोचिंग सेंटर्स आपसे 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये ले रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। हम लोग आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट सिंसियर हैं या फिर जो इनकैपेबल है इतनी फीस देने में, उनकी प्लीज हेल्प करें और हमारे चैनल के बारे में बताएं, उनसे कहें सब्सक्राइब करने को। और अगर आपको भी अच्छा लगता है कि तो आप भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।